तो एक और नया एपिसोड आ चुका है। पिछले एपिसोड के एंड तुम देखा था एंड्रू के पास में अब एक और नया मोस्टर है। ये पॉइजन टाइप का मोस्टर है और जैसे बेरू किसके ऊपर नजर पड़ती है वो पूरा चौंक जाता है। उसके मन में काफी सवाल होते हैं और अब वो सवाल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। वो सवाल करने लगता है ये मोस्टर आया कहां से, और एंड्रू ने अब की बार भी सवाल को टाल दिया है। वो कह देता है मुझे नहीं पता मोस्टर कहां से आया, अपने आप ही कहीं से आ चुका है। शायद से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका हूं और मेरी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि इस तरह के मोस्टर समझ होते जा रहे हैं, मेरे पास में अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अब इसकी बात में एक और कमाल चीज होती है। बेरू यहाँ पर एक बहुत ही लेजेंडरी कैरेक्टर की बात करता है और वो है लियोन फ्रंटेरा। वो बताने लगता है किस तरह से इतिहास में एक और पर्सन एग्जिस्ट करता था जिसके पास में इसी तरह के मोस्टर्स थे। उसके पास 5 मोस्टर्स थे और उनमें से एक मोस्टर ऐसा था जिसकी मदद से काफी सारे लोहे के तत्व वहां पे दिखाई देने लगते थे, जिसकी मदद से पूरी सिटी को क्रिएट किया गया। फ्रंटेरा सिटी उस एक मोस्टर के बलबूते बनाई गई है और बाकी 4 मोस्टर उसको प्रोटेक्ट किया करते थे। ऐसा था लियोन फ्रंटेरा जिसके ऊपर मूर्ति बनाई गई। इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है कि लियोन फ्रंटेरा के उद्गम से पहले वो सिटी एकदम खत्म थी, एक कस्बे की तरह थी, लेकिन उसने आने के साथ में उस एक छोटे से कस्बे को इस दुनिया का सबसे शानदार शहर बना दिया। सारी दुनिया उसकी तरफ अट्रैक्ट होती थी और हर कोई उस पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई। जब तक वो जिंदा था कोई भी उसकी तरफ आंख उठा के ना देख पाया। आज के समय जब सब कुछ बहुत अपग्रेड हो चुका है तब भी हम ये कह सकते हैं पूरी दुनिया केवल फ्रंटियर सिटी की बराबरी नहीं कर सकती। फ्रंटियर सिटी के अंदर अभी भी ऐसा काफी कुछ है जो कि आज के समय से बहुत ज्यादा आगे का है। अभी इस समय बेरू ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ काफी ज्यादा कमाल का है, लेकिन एंड्रू के लिए नहीं। वो सब सुन के बोर हो चुका है। ऑब्वियस सी बात है उसके लिए एक बेकार का इतिहास है जो कि शायद से उसके लिए एग्जिस्ट भी नहीं करता हो। वो तुरंत इस बात को टालते हुए तुरंत ही एनी को उस जगह पे लेके आने का ऑर्डर देता है। और अब यहाँ से अगले सीन में हम बेरू को इस लड़की एनी के साथ देखते हैं। एनी पीछे भी चल रही है, थोड़ी सी नर्वस है, लगातार की बात को दवा में घुमा रही होती है कि क्या सच में क्राउन प्रिंस उसकी प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। और बेरू चीज भाप लेता है। वो तुरंत उससे कहने लगता है तुम इतना घबराने की जरूरत नहीं है, इतनी नर्वस मत हो, देखा मैं तुम्हारे चेहरे को देख के प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, पूछी कुछ भी लॉजिक नहीं है। इस पे एनी कहती है तो क्या आपने मेरी पूछ की तरफ नहीं देखा। बेरू थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। असल में उसने उसकी पूछ को देख के प्रेडिक्ट किया था कि वो नर्वस है, उसके चेहरे को देख के नहीं। इसके बाद में बेरू माफी मांगता है और साथ में उसको यह अश्योर करता है कि बिल्कुल आज की मीटिंग के बाद में उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाने वाली है। वो जरूर से कभी भी लाइफ के अंदर इस तरह के एम्बेरसमेंट को फील नहीं करेगी। इस पे एनी कहती है ये कोई एम्बेरसमेंट नहीं है, मुझे बस इससे थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि लोगों को हमारे फीलिंग के बारे में वैसे ही पता चल जाता है। मैं नहीं चाहती लोगों को हमारी फीलिंग्स के बारे में हमारी परमिशन के बिना पता चले। हमारी फीलिंग्स पूरी तरीके से हमारी तरफ सीक्रेट होनी चाहिए। और अब इसके बाद में ये लोग दोबारा से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे बेरू गेट के से पहुंचता है वो तुरंत एनी से कहता है अब बिल्कुल भी चौंकना मत। एनी कहती है चौंकना मत, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। इस पे बेरू रिवील करता है कि अब तक एंड्रू ने जितने भी लोग का इलाज किया है वो सब के सब एकदम ही अजीब तरीके से था। कोई भी उनको देख के विश्वास नहीं कर सकता कि इस तरीके से भी किसी का इलाज किया जा सकता है। इसलिए वो जिस भी तरह का इलाज बताए उसके ऊपर पूरा विश्वास रखना। मुझे यकीन है वो तुम्हारे ऊपर परफेक्टली वर्क करेगा जैसे कि बाकी सबके ऊपर किया था। लेकिन ये अजीब हो सकता है लेकिन काम करेगा, इसका मुझे पूरी गारंटी है। इसके बाद में गेट ओपन होता है, अंदर साइड में एंड्रू बैठा हुआ है और साथ में 2 नौकर भी उस जगह पर है। तभी दूसरा एंगल दिखाई देता है। असल यहाँ पर 4 नौकर मौजूद है, सबके सब किसी न किसी काम से जगह पर है। असल में ये यहाँ पर है इस लड़की को काबू में करने के लिए। अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो इन चारों की मदद से इस एनी को काबू करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। वो वुल्फ लेडी है, इन 4 लोगों के बस में नहीं आने वाली। इसके बाद में ट्रीटमेंट बताया जाता है। एनी अपनी जगह बचा के बैठ जाती है और फिर उसको बताने लगता है एक नीडल को उसकी पूंछ के अंदर लगातार कई बार घुसाया जाएगा और फिर उसके बाद में इसके दर्द को कम करने के लिए एक पॉइजन की दवाई खिलाई जाएगी। एंड्रू ने इस बात को एकदम नॉर्मल तरीके से बोल दिया है, लेकिन एनी उसकी हालत खराब जाती है कि ये क्या तरीका होता है किसका इलाज करने का। पहले पूंछ के ऊपर खुद ही घाव दे रहे हो और फिर घाव को ठीक करने के लिए केवल दर्द को मिटाने के लिए जहर खिला दे रहे हो। जहर खिलाने से किसी का दर्द खत्म नहीं होता, दर्द खत्म नहीं होगा, इंसान ही खत्म हो जाएगा, वो खुद मारी जाएगी। फिर दर्द किस काम का, ये कोई तरीका नहीं है दर्द को मिटाने का। फिर वो बेरू को तो देखती है, उसको अब एहसास हो रहा होता है कि बेरू ने जो कहा था चीजें अजीब होने वाली है, ट्रीटमेंट अजीब सा होने वाला है, उसका मतलब क्या था। इसमें बेरू हंस रहा होता है, उसको पूरा विश्वास है प्रिंस जो कुछ भी कर रहा है वो सब कुछ सही है, लेकिन एनी को बिल्कुल भी नहीं है। वो सारे सर्वेंट्स को देखती है जो कि उस जगह मौजूद है, वो सब कुछ सभी वैसे ही हंस रहे होते हैं। इन सभी ने अपने प्रिंस को ये सारे काम कई बार करते हुए देखा है, उनको पूरा विश्वास है उनके प्रिंस की टेक्निक वर्क करने वाली है। वो लगातार प्रिंस को देख रही होती है और प्रिंस वो एकदम हंस रहा होता है। उसके एक हाथ में सुई है और दूसरे हाथ में वो पॉइजन। इस समय एनी चिल्लाना शुरू कर देती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, इस टेक्निक का मेरे ऊपर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वो चिल्लाना शुरू कर देती है, एकदम पागल हो चुकी है, उसको विश्वास नहीं है। ये सारे लोग जो किस जगह पर खड़े होकर हंस रहे हैं उसको लग रहा होता है ये सब कुछ एक प्लॉट है और उसके साथ में कोई साजिश रची जा रही है। और इसके अगले सेकंड वो अपने सारे लोगों में सोचने लगती है अगर यहाँ पर ये टेक्निक वर्क कर जाती है तो उसका खुद का ही नहीं बल्कि उसके सारे लोगों का फायदा होने वाला है। इसलिए यहाँ पर कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। इस डॉक्टर को जो कुछ भी करना चाहता है वो सब कुछ करने देना पड़ेगा। तो आखिर की तरह हाँ बोल देती है और इसी के साथ में उसे कपड़े उतारे जाते हैं, उसको लिटा दिया गया है। अब केवल उसकी पूंछ दिखाई दे रही है और ऊपर की तरफ सर और नीचे की तरफ पांव दिखाई दे रहा है। एंड्रू की प्रोसेस शुरू होती है, वो कब से नीडल्स लेके आ चुका है और एक एक करके एकदम परफेक्ट पोजीशन पर वो नीडल्स को लगाना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग के 3-4 नीडल्स केवल उसकी पूंछ के ऊपर लगाए
गई है और ये सब कुछ करने के चक्कर में उसके मुंह पे एक थप्पड़ पड़ जाता है, सीधे उस पूंछ से थप्पड़ पड़ा है। प्रोसेस के एंड में एक निडल को सीधे उसकी गर्दन के पास में लगाया जाता है और अब इस समय एनी थोड़ी चौंक जाती है क्योंकि यहाँ पर इलाज पूंछ से किया जाने वाला है और पूंछ को छोड़कर उसकी गर्दन के ऊपर से सुई चुभी जा रही है, लेकिन वो फिलहाल किसी चीज को बर्दाश्त कर लेती है। उसको घबराहट शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी प्रोसेस एकदम सही तरह से कंटिन्यू होती जाती है। एंड के अंदर एंड्रू सैंडल्स को बाहर निकाल लेता है और फिर से कहता है परफेक्टली ये वर्क कर चुका है, अब तुम पूरी तरह ठीक हो चुकी हो। एनी उठ के बैठ जाती है, सभी लोग उस जगह पर आ चुके हैं। उठने के बाद में एनी अपनी पूंछ की तरफ देख रही होती है जो कि बिल्कुल भी सीधे से मूवमेंट नहीं कर रही है, मतलब एक ही जगह पर है। अभी इस समय एनी बहुत ज्यादा नर्वस है क्योंकि सब कुछ इस समय डिपेंड करता है इस इलाज के ऊपर और इलाज अभी कंप्लीट हो चुका है। अभी इस समय बहुत ज्यादा नर्वस है, उसकी नर्वसनेस के कारण ये पूंछ एकदम कर्ल की भी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी एकदम स्ट्रेट है, मतलब उसकी पूंछ के कारण कुछ पता नहीं चल रहा है। यही एंड्रू का इलाज था। फिर एंड्रू आगे बताता है असल में उसने कुछ चीजों को बदल दिया है, जो सारे रिएक्शन अब तक पूंछ की तरफ जाते थे वो सारे अब पांव की एक छोटी उंगली की तरफ जाने वाले हैं। अभी इस समय वो क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान सी है, बहुत नर्वस है, तो सारे इफेक्ट उसकी उंगली पर दिखाई दे रहे होते हैं। उंगली पर अजीब तरह के इफेक्ट होंगे, लेकिन वो वर्क कर चुका है। अब पूंछ के बजाय उंगली पे इफेक्ट होंगे, जिसको छुपाना ज्यादा आसान है। एंड्रू के लिए बहुत ज्यादा बड़ी सक्सेस है। उसने सोचा नहीं था कि टेक्निक वर्क करने वाली है, लेकिन ये वर्क कर चुकी है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है। वही दूसरी तरफ एनी वो रोना शुरू कर देती है कि इतने सालों से जिस प्रॉब्लम से वो जूझते आए थे, आखिरकार वो प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व हो चुकी है। यहाँ पर एक तरफ एनी रो रही है, वही दूसरी तरफ एंड्रू वो केवल अपने फायदे में सोच रहा होता है। वो यहाँ पर एनी को चुप कराने के बजाय तुरंत एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आ जाता है। लोहा गरम है, एकदम सही टाइम पे उसे साइन कराने का। वो तुरंत उसे कहने लगता है अब तुम्हारा इलाज हो चुका है तो जल्दी उसके ऊपर साइन कर दो और मेरी स्लेव बन जाओ, सॉरी मेरी नर्स बन जाओ। एंड्रू के पास में तो कोई पूछ भी नहीं है, लेकिन उसके फेस के रिएक्शन सब बता रहे होते हैं वो कितना घटिया इंसान है। एनी भी समझ चुकी है कि काम ढंग से कर रहा है, लेकिन इंसान घटिया है। और अब इसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर दिया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एंड्रू कितना घटिया है, उसका काम तो हो चुका है। और अभी इस समय बहुत ज्यादा खुश है। कुछ दिन बीत चुके हैं, एंड्रू की खुशी बिल्कुल खत्म नहीं हो रही है। वो अपने सामने जिस नजारे को देख रहा है उसको देख देख के और ज्यादा खुश होता जा रहा है। असल में इस समय उसके वहां पर उस कैबिन के अंदर 50 ज्यादा वेयरवुल्फ है जो कि काम शुरू कर चुके हैं। मतलब एंड्रू इन सभी का भी इलाज कर चुका है। इनकी पूंछ अब हिल नहीं रही, ये परफेक्टली काम कर पा रहे हैं। एंड्रू ने इनको ठीक तरह से काम करना सिखा दिया है। अब एंड्रू की लाइफ का जो कमाल की हो चुकी है, वो लगभग बहुत जैसा हो चुका है। उसके अंडर में जितने बंदे हैं वो सारे काम कर रहे हैं और उससे एंड्रू को लाइफ मिलने वाली है। लेकिन बस एक छोटी सी दिक्कत है, जिस सब कुछ करने के चक्कर में उसके 2 से 3 दिन खर्च हो गए और इसके अलावा अभी तक इन लोगों को ठीक से काम करने नहीं आया है। मतलब सारा काम एंड्रू को करना पड़ता है और इसके अलावा जितना भी इनका इलाज किया गया उस इलाज से उसको कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसकी स्किल तब वर्क करती है जब वो किसी की लाइफ के अंदर 1-2 दिन ऐड कर दे या फिर कुछ साल ऐड कर दे। अभी तो उसने कुछ भी चेंज नहीं किए, उसने केवल लाइफ को बदला है, कुछ लाइफ ऐड नहीं की, इसलिए उसके दिनों के अंदर कुछ खास वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन उसके बॉडी पार्ट उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन इससे कुछ बिल्कुल ऐसा है कि तुम्हें लाइफ चाहिए और लाइफ ना मिलने पर बाकी सारे लोग तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे हैं। उन तालियों को कुछ मतलब नहीं है। अगर बंदा खुद मरने वाला है तो बाकियों की ताली उससे क्या फर्क पड़ता है। अभी इस समय उसके दिमाग में केवल एक ही बात चल रही होती है, किसी भी तरीके से इन सारे वुल्फ से यहाँ पर काम कराकर जितने भी उसका नुकसान हुआ है वो सारा नुकसान वसूलना है और हमेशा हमेशा के लिए इन सभी लोगों को एक फैक्ट्री की तरह यहाँ पर लगा देना है। ये सारे लोग काम करते रहेंगे और एंड्रू के लिए प्रोडक्शन करेंगे। एंड्रू के पास में लाइफ आती रहेगी ऑटोमेटिक, बिना कुछ किए हुए। वो इन सभी को इतना ट्रेन कर देगा कि ये लोग अपने दम पर इन सभी लोगों का इलाज कर पाएंगे। वैसे इस सब के बीच में एंड्रू का एक फायदा हुआ है, जो कि उसका स्टमक, वो स्टमक जाग चुका है, जो कि एक छोटे बच्चे की तरह है। एक मोटा सा छोटा बच्चा जो कि जाग के साथ में चिल्लाता है खाना लेके आओ। ऑब्वियसली वो स्टमक है, वो यही चिल्लाने वाला है, खाना, बस खाना लाते रहो। वैसे क्योंकि ये एंड्रू की बॉडी है तो सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर कोई एक भी बॉडी पार्ट जागता है तो बाकी सब इस बात से बहुत ज्यादा खुश जाते हैं। बाकी सब के ऊपर इसके इफेक्ट होते हैं। स्टमक जागने से खाना मांग रहा होता है और एंड्रू एक टॉफी खा लेता है। टॉफी तुरंत स्टमक के पास पहुंचती है और स्टमक खुश जाता है। बाकी बॉडी पार्ट भी खुश जाते हैं और एंड्रू को मिल जाते हैं एक साथ में 700 एचपी पॉइंट्स। मतलब अब उसके पास में 1000 एचपी पॉइंट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि स्टमक के जाने का मेन इनाम तो अब मिलने वाला है। असल में अरसान कोर स्किल भी एक्टिवेट हो चुकी है। अरसान कोर स्किल लेवल 3 में पहुंच चुकी है, मतलब 150% पर। और इसके अलावा एंड्रू को एक और शानदार फायदा हुआ है, उसकी स्टोरेज हल्की सी बढ़ चुकी है। वो ये चेक कर रहा होता है कि स्टोरेज कितनी बड़ी है। इससे पहले ही एक वुल्फ लेडी उसके पास में आती है उसको बुलाने के लिए। असल में एक छोटी सी दिक्कत हो चुकी है किसी पेशेंट के साथ में और एंड्रू तुरंत ही उसको देखने चला जाता है। यहाँ पर इस प्रॉब्लम को तो एंड्रू सॉल्व कर लेगा, लेकिन कहीं और एक खतरनाक प्रॉब्लम पनपने लगी है। हम एक बंदे को देखते हैं जो कुछ किताब वगैरह पढ़ रहा होता है और एकदम से कब्जे चौंक जाता है। असल में उसको कुछ दिक्कत दिखाई दी है और वो उसको तुरंत लेकर प्रिंस के पास पहुंच जाता है, मतलब प्रिंस एंड्रू के पास में। वो गेट खोलते ही देखते एंटर करता है। अंदर साइड में एंड्रू है, बेरू है और साथ में बॉडीगार्ड भी है। वो बताने लगता है एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। एंड्रू भी इस बंदे को तुरंत ही पहचान चुका है। असल में ये बंदा एक अकाउंटेंट है जिसके पास में इस पूरे पैलेस के अंदर क्या सब कुछ किस तरीके से हो रहा है उसका प्रॉपर बजट है। वो सब कुछ दिखा रहा होता है कि बजट के हिसाब से ये जो हॉस्पिटल हमने इस बिल्डिंग के अंदर खोल के रखा है इसकी बजट खत्म होने वाला है। मतलब अगर बजट पूरा खत्म हो जाता है तो जितने भी फंड अब तक इस बिल्डिंग को मिलते थे, इस हॉस्पिटल को मिलते थे, वो सारे बंद हो जाएंगे। यहाँ पर देखा जाए तो ये चीज एकदम ठीक भी है। भले ही एंड्रू एक प्रिंस है लेकिन फिर भी अंधाधुंध खर्चा नहीं कर सकता। उसने पिछले कुछ टाइम में काफी सारा खर्चा कर दिया है उन सारे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर
और इसके अलावा जो एग्जाम उसने किया था उस एग्जाम के ऊपर साथ में जितने पेशेंट इस जगह पर आ रहे हैं उन सभी से किसी भी तरह से कुछ सामान नहीं लिया जा रहा, सारी दवाइयां और इसके अलावा उनका खाना पीना जो कि वो यहाँ पर खाते हैं वो सब कुछ फ्री रहता है। तो एंड्रयू का इसमें कहीं से पैसा आ नहीं रहा है, केवल उसका पैसा लगता जा रहा है और अब बजट खत्म होने लगा है। वो परेशान हो चुका। अगर इस तरह से प्रॉब्लम आगे बढ़ती रही तो एंड्रयू को अपने इस क्लिनिक को एक प्रॉपर हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा जहां पर सब कुछ पैसों के दम पर होता है। फिलहाल के लिए एंड्रयू ऐसा कुछ करना नहीं चाहता, वो इसको फ्री रखना चाहता है ताकि जितने ज्यादा लोग हो सके उतने ज्यादा लोग उसके हॉस्पिटल के अंदर इलाज करने के लिए आते रहे। लेकिन अभी भी दिक्कत की बात वही है, पैसा तो चाहिए ही, तो बजट इंक्रीज करना पड़ेगा। वो इसके बारे में उस अकाउंटेंट से बात करता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। अकाउंटेंट साफ ना कर देता है असल में ये सारे नियम इस प्रिंस के द्वारा खुद के बनाए हुए हैं। इससे पहले जब प्रिंस खुद था मतलब वो बीमार रहता था तो उसको बाहर निकले जाते मौके नहीं मिलते थे, तो साइड पैलेस में जाना वो तो कभी होता ही नहीं था। असल में जो क्लिनिक बनाया गया है वो एक साइड पैलेस है, मेन बिल्डिंग का एक साइड का हिस्सा। उसके बजट को इस प्रिंस ने खुद से कम किया था और जब एक बार बजट कम हो जाता है तो पूरे साल का इंतजार करना पड़ता है दोबारा से बजट बनाने के लिए। मतलब इस साल के एंड होने तक अगर ये प्रिंस खुद भी चाहे तो उस बिल्डिंग के बजट को बढ़ा नहीं सकता। और अब इसके बाद दोबारा से हाथ पे मारना शुरू कर दिया गया है। वो कुछ टेक्निक निकालने की कोशिश करता है कि क्या हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अकाउंटेंट हर चीज के लिए मना कर चुका है क्योंकि कोई भी चीज पॉसिबल ही नहीं है जब तक पैसे नहीं है तब तक क्या किया जाएगा। अगर डिसाइड हो चुका है इस बिल्डिंग के ऊपर इतने पैसे खर्च होंगे तो उतने ही खर्च किए जाएंगे, कुछ भी नया खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा। तो एंड्रयू के पास में एक अलग आइडिया आता है। वो अकाउंटेंट से पूछता है महाराज अब आप ही बताओ क्या किया जा सकता है। और अब इसके बाद में अकाउंटेंट की तरफ से भी एक ही रामबाण इलाज आता है जो कि है उसके फादर मतलब एंड्रयू के फादर जो कि असल में एक सिटी के किंग है। उसके ऊपर कोई भी लो नहीं है। अगर किंग ने कह दिया बजट को बढ़ा दिया जाएगा तो सारे लोग को तोड़कर बजट बढ़ा दिया जाएगा, तो मतलब किंग को पटाना है। और अब इसी के साथ में एंड्रयू को उम्मीद दिखाई देती है। वो तुरंत ही अपने तांगे पर सवार होकर अपने फादर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। वो पूरा कॉन्फिडेंट है, वो पहले भी ये काम कर चुका है, अपने फादर को मैनिपुलेट कर चुका है। लेकिन अब की बार चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। पिछली बार तो टेस्ट हो गया था तो आसानी से एंड्रयू ने उसको पार कर लिया, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो परमिशन मांगता है और साफ साफ उसके लिए मना कर दिया जाता है। मतलब अब कुछ भी नहीं हो सकता। एंड्रयू दोबारा से अपने कैसल के अंदर है, निराश होकर बैठा हुआ है। अब तो इस क्लिनिक को बंद करना पड़ेगा, बजट नहीं है और उसके बिना क्लिनिक आगे नहीं बढ़ सकता। अभी इस समय जो अकाउंटेंट भी उस जगह मौजूद होता है, एंड्रयू के दिमाग में यह बात चल रही होती है किस तरीके से अपने क्लिनिक को बचाना है, क्योंकि बाकी सबके लिए वो क्लिनिक केवल एक बिल्डिंग है। अगर बंद भी हो जाए तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एंड्रयू के लिए वो उसकी लाइफ है, वो उसे किसी भी तरह से बंद होने नहीं दे सकता है। क्योंकि क्लिनिक के बंद होने का मतलब होगा कुछ टाइम के अंदर एंड्रयू की मौत हो जाएगी। तभी उसको एक शानदार आइडिया आता है। वो सवाल करता है क्या मेरे अंडर में और भी काफी सारे कैसल्स है। और इसी के साथ में अकाउंटेंट समझ जाता है यहाँ पर क्या होने वाला है। वो थोड़ा घबराते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल आपके अंडर में काफी सारे कैसल्स आते हैं। एंड्रयू हंसते हुए बोलता है तो फिर ठीक है बेच दो सबको। वैसे पता है यहाँ पर सबसे कमाल की बात क्या है, इस अकाउंटेंट के अंडर में भी एक कैसल आता था जो मेन था तो एंड्रयू का, लेकिन उसने अकाउंटेंट को दे रखा था। अकाउंटेंट उसको संभाल रखता था, मतलब हर एक चीज को उसने उसको अपने घर की तरह संभाला था। लेकिन अब एंड्रयू के एक शर्त के साथ में सारी चीजें बेच दी जाती है। हर एक चीज के ऊपर सोल्ड का सिंबल लगा होता है और अकाउंटेंट उनको देख के रो रहा होता है कि कितनी संभाल के उसने सारी चीजों को रखा था बिल्कुल अपनी चीजों की तरह, और अब इस तरीके से वो बेची जा रही है। वो एंड्रयू की तरफ एक उम्मीद से देखता है प्लीज इनमें से कुछ सामान को तो रख लो, लेकिन यह आंसू काफी नहीं है उसके पत्थर दिल को पसीजने के लिए। वो केवल एक ही बात बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेच दो इन सबको, अब मैंने डिसीजन ले लिया है। और अब इसके बाद में कुछ और दिन बीत जाते हैं। एंड्रयू के पास में काफी सारी फंडिंग आ चुकी है, उसने अपना खुद का महल बेच दिया तो आ नहीं थी। अब उसके पास में इतना पैसा तो है कि कुछ और टाइम तक उसका क्लिनिक चलता रह सकता है, लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और इसी के बारे में वो डामेन और उस अकाउंटेंट से बात कर रहा होता है। उनको बताने लगता है अगर इसी तरीके से हम बिल्डिंग को बेचते रहे तो कुछ भी काम नहीं चलेगा, कुछ टाइम के बाद में क्लिनिक अपने आप बंद हो ही जाएगा। और इस पर अकाउंटेंट बोलता है हाँ बिल्कुल ये तो ठीक कहा, अब तो कुछ बचा भी नहीं है बेचने के लिए, हम इस मेन कैसल और साइड कैसल के अलावा हर चीज बेच चुके हैं। इस पे प्रिंस एंड्रयू कहता है तो अब इसी वजह से हम जितनी भी दवाइयां आपसे क्रिएट करेंगे उन सभी को सेल क्या करेंगे, कुछ भी फ्री में बेचने के लिए नहीं होगा। मैं बनूंगा द क्राउन प्रिंस हु सेल्स मेडिसिन। वैसे अब यहाँ पर समझ में आया एंड्रयू ने जो आखिरी लाइन बोली थी इसका मीनिंग क्या था। ये असल में लाइन कुजबान की है। कुजबान से जब एंड्रयू पहली बार मिला था तब उसने बताया था कि वो है द क्राउन प्रिंस हु सेल्स मेडिसिन। एंड्रयू ने यहाँ पर उसी नाम का यूज किया है और इस सीरीज का मेन नाम भी यही है द क्राउन प्रिंस हु सेल्स मेडिसिन। और अब इसी के साथ में इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।